स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो देखिए, राज्यसभा का जो चक्रव्यूह है, अब तक की जो हाइलाइट्स रही आज दिन भर के घटनाक्रम की, यानी मतदान प्रक्रिया की, उसमें यह समझ में आ रहा है कि इस चक्रव्यूह को कौन भेदने में सफल रहा है। हालांकि अंतिम मुहर 5 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद जब घोषणा होगी उसके बाद ही लग पाएगी, लेकिन चक्रव्यूह को भेदने वाला अभिमन्यु कौन रहा, यह मोटे तौर पर पता चल रहा है। वोटों की गिनती 5 बजे शुरू होगी। सभी 200 विधायक आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। और देखिए, जिस तरह की बातें पिछले कुछ दिनों में की गई, जितनी भी आशंकाएं जताई गई, उन सभी से जुड़ी कोई ना कोई चीजें आज नजर आई। जैसे गुटबाजी की बात कर लें तो उसकी एक संक्षिप्त सी झलक हमें एक क्रॉस वोटिंग जिसे कहा जा रहा है उस प्रकरण में नजर आती है, जिसे लेकर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने यहां तक कहा कि आलाकमान को मैसेज दिया गया है कि भाई यहां पर हम जो चाहते हैं उसे भी आपको सुनना पड़ेगा। बहरहाल इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की बात तो आज सुर्खियों में रही ही रही। क्या किसी ने गलती से किसी और को वोट दे दिया? हाँ, ये भी आज सुर्खियों में रहा है। और इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मित्तल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, किसी को अगर लग रहा था कि सब कुछ सिंपल तरीके से हो जाएगा तो वो तो शुरुआत से ही गलत सोच रहा था, और आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प तो रहा ही है। स्वप्निल, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत करी जब 5वें उम्मीदवार के रूप में सुभाष चंद्रा साहब को उन्होंने उतारा यहाँ पर, तो ये कहा गया कि ये राजनीति का अंग है और ये राजनीति इसी तरीके से चलेगी। और ये कहा गया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 30 वोट सरप्लस हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ये मौका क्यों छोड़ेंगे। लेकिन हम सब समझते हैं कि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जहन में ये बात थी कि 5वां उम्मीदवार खड़ा करने के बाद में चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस की जो फूट है वो सामने आएगी, और एक बार फिर सरकार जो है वो कई कई दिनों तक के लिए क्या नाम से होटलों में जाके बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नजरिए से सुभाष चंद्रा साहब को उतारा मैदान में, वो उनका एक अपना राजनीति का एक तरीका था। लेकिन उसके बाद में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो किया, जिस तरीके से राजनीति उन्होंने की, और ये दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान में उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है उसको कोई नहीं भेज सकता। वाकई उन्होंने पिछले 10 दिनों के अंदर जिस तरीके से अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित किया, आप भी देखिए, राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं, 13 के 13 सरकार के साथ हैं। और जो कहा जा रहा था कि बसपा के जो 6 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनमें कोई नाराजगी है, वो भी आज क्या नाम से वोट डालने आए, वीटीपी के लोग वोट कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने आए। तो जो अशोक गहलोत साहब ने जो रणनीति तैयार की, मुझे लगता है वो आज उनकी सफल रही है, और अब सिर्फ चुनाव की घोषणा होना बाकी है। और लगता है कि जो कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार है वो विजयी होंगे, और एक जो भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी जी हैं वो इसमें क्या नाम से उनके सर पर भी जीत का सहरा बंधेगा। जहां तक सुभाष चंद्रा साहब का सवाल है, मुझे लगता है कि क्या नाम से उन्होंने राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने में विलंब कर दिया, इसलिए स्वाभाविक है कि क्या नाम से वो अशोक गहलोत साहब ने जो रणनीति बनाई उसको नहीं बेच सके। ठीक है, मैं मनीष पारीक जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष पारीक जी, देखिए, मुझे पता है कि जब नतीजों का ऐलान होगा तभी हम उसको फाइनल मानेंगे, लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, क्या लगता है आपको, मतलब रणनीतिक चूक हुई? आपने प्रशिक्षण दिया तब भी किसी और को वोट डल गया, किसी से कुछ गलती हो गई, किसी से कुछ। हाँ नहीं स्वप्निल, बात तो ये है कि ये ओमिशन है, कमीशन है, माने जो ये मिस्टेक है ये अभी तय होना है। एक बात तो ये है, और ये भी अभी तक कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो उसके बिना तो बताया नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, भाजपा का एक रेगुलर कोर्स है, सांसद और विधायकों का एक साथ होता है। इस बार विधायकों का अलग हो गया है और सांसदों का अलग क्रम में किया गया है, दिल्ली में हुआ, तो ये तो प्रशिक्षण अलग होता है, इसमें कोई भी बात नहीं है जो छुपाई जाए। लेकिन दो बातें थी, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, या हमारे सदन के नेता जो भाजपा के, उन्होंने कहा कि जो भाजपा का एक प्रत्याशी जीत पक्की है 41 वोट्स के साथ, और घनश्याम तिवारी जी उसके लिए चुने जाएंगे। जहां तक दूसरे जो एक्सेस वोट हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए, जैसे मित्तल साहब ने भी कहा, एक डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है मजबूत मीडिया का, उसको मौका दिया। और ये सोचकर उन्होंने खुद ने भी एश्योर किया था, हुए थे वो, कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो
उसका चौथा स्तंभ मीडिया है और ये प्रोमिनेंट मीडिया पर्सन है, तो वो राज्यसभा में यहाँ से जाएंगे तो अच्छा रहेगा और राजस्थान के लिए भी अच्छा रहेगा और मीडिया जो कम्युनिटी है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक सार्वजनिक और तो आप उनको पहला प्रत्याशी बना देते ना, जब लोकतंत्र के लिए इतना अच्छा होने वाला था तो फर्स्ट चॉइस उन्हीं को निर्दलीय कर देते। जी, मैं ये निर्णय जिनको करना था उन्होंने किया, लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरी बात जो पहले भी हरियाणा से वो रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, राज्यसभा में वो अनुभवी हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा के 30 वोट का संबल उनको भाजपा ने दिया। नहीं, अब 41 का दे सकते थे ना मनीष पारीक जी। मैं तो यही कह रहा हूं, जब इतना मस्ट था लोकतंत्र के लिए और मीडिया के लिए, ये तो फर्स्ट कर देते सर, आपने हमारे साथ गलत क्यों किया? नहीं, मेरा निवेदन इसलिए है कि जो बेटर पर्सपेक्टिव है वो तो वहीं पे डिटरमिन होगा। और खुद सुभाष चंद्रा जी फर्स्ट पे सेकंड पे क्या उन्होंने बात की होगी, क्या कहा होगा, मैं नहीं जानता वो, लेकिन ये पक्की बात है कि उनके चुने जाने से राजस्थान को लाभ होगा। नहीं, लेकिन अब देखिए मीडिया का भी जगत मनीष पारीक जी मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन अरुण शर्मा जी को भी मुझे डिबेट में शामिल करना है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मुझे मिल रहा है। सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या अपडेट है? देखिए, मतगणना का इंतजार है। शाम 5 बजे से मतगणना होगी। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने कक्ष में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी पहुंच गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंच गए हैं। अभी जो पहले है वो शोभा रानी कुशवाहा का जो वोट है उस पर फैसला होगा। इसके साथ ही कैलाश मीणा जिनके वोट पर संशय जाहिर किया जा रहा था उस पर फैसला होगा। उसके बाद 5 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। तो मतगणना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है क्योंकि 200 वोट गिने जाएंगे, एक एक वोट दिखाकर काउंट होगा, तो संभावना है कि तकरीबन 1 से सवा घंटा मतगणना में लगेगा। तो उम्मीद यही है कि 6:15 साढ़े 6 बजे तक जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे और नतीजे जिस तरह के आएंगे वो लगभग तय है कि किस तरीके के नतीजे जो है वो आएंगे, वो ये लगभग तय हो चुका है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो दिल्ली लौट चुके हैं। अभी उससे पहले यहाँ पर बयान देके गए हैं कि भले मैं जीतूँ या हारूँ लेकिन मैं राजस्थान के साथ रहूँगा। और ये भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया उनका धन्यवाद, साथ ही जो लोग वोट देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए उन लोगों का भी धन्यवाद। तो निर्दलीय प्रत्याशी को उम्मीद थी कि कुछ और वोट उनके खाते में आएंगे लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। तो फिलहाल वो दिल्ली लौट गए हैं और ये कह रहे थे कि हम 8 लोगों के संपर्क में हैं और आप देखिएगा कि बड़ा उलटफेर होने वाला है, लेकिन पता चला कि एक जिसको उन्हीं को वोट देना था वो घनश्याम तिवारी को वोट देकर चलेगा। अब बिल्कुल देखिए, वोट जो उनको मिलने चाहिए तो वो वोट भी फिलहाल तो मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग तय है कि हार जो है क्योंकि उन्होंने खुद ने मान ली है और वो लौट गए हैं, तो नतीजे जिस तरीके के आएंगे वो तय है। 3 प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस के जीतने वाले हैं, 1 प्रत्याशी भाजपा के जीतने वाले हैं। जो जीतने वाले हैं उनके नाम तय है, लेकिन फिर भी परिणाम का इंतजार। ठीक है, शुक्रिया दिनेश मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मैं अरुण शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, देखिए सारी चीजें आपके पक्ष में होती चली गई ऐसा नहीं है। नाराजगी के स्वर फूटे, लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया, ये बात अलग है कि आप उन्हें मना ले गए, लेकिन रहा इतनी आसान तो थी नहीं। देखिए स्वप्निल, ये जो पिछले 15 दिन का घटनाक्रम है उसका पटाक्षेप होने में कुछ ही समय है। और वैसे तो राज्यसभा के चुनाव एक सीधा सपाट अंकगणित का मामला है। सब कुछ वोट की वैल्यू सबको पता होती है और मतलब कायदे से साफ दीवार पे लिखा हुआ ये 15 दिन पहले भी दिख रहा था कि 126 लोगों विधायकों का समर्थन गहलोत सरकार को उपलब्ध है, लगातार बना रहा है। दिख नहीं रहा था ये आपको लग रहा है अरुण शर्मा जी, पर वैसा देखने में लग नहीं रहा था कि सबका समर्थन आपको मिला हुआ है। वो आपने इसी 10-15 दिन में सबको मना लिया, ये अलग बात है। नहीं, सबने मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ इसका रोचक होने का। वैसे तो ये एक सीधा साधा चुनाव था, लेकिन रोचक इसको 2 फैक्टरों ने बनाया। एक, भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया, शुरू में हमने डिसाइड किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार उतारेंगे, हमारे पास सरप्लस वोट है।
फिर आधे रास्ते में इनको समझ में आया होगा कि ये काफी रिस्की है और बजाय दोनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उतारे, ये एक निर्दलीय नुमा सुभाष चंद्र जी को लाए जिनका झुकाव स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, सब जानते हैं इस बात। खैर वो ले आए तो एक तो रुचि तब बन गई लोगों की कि पांचवा कैंडिडेट है, दूसरा रुचि इसलिए भी बन गई लोगों की कि इस बीच कुछ विधायकों ने ट्वीट करके, कुछ एक आध मंत्री ने भी कुछ बयान दिए, ट्वीट किया गया। हुआ यह है स्वप्निल इस बीच 6-8 सालों में कि यूं तो हम सब लोग प्रजातंत्र के बहुत तगड़े वकील हैं और प्रजातंत्र के हामी हैं। अरुण शर्मा जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब लोकतंत्र को इतनी गहराइयों से कांग्रेस ने देखा है तो फिर वो इतना डरी हुई क्यों थी? मैं कह रहा हूं अगर नंबर गेम आपके साथ था तो आप डरे हुए क्यों थे? उसको डर नहीं कहते हैं, उसको तजुर्बा कहते हैं। अच्छा, हाँ। अगर आप पिछले 6 साल 8 साल के तजुर्बे देखें इस देश में, इस तरीके के चुनावों के, इस पूरे देश में कम से कम 6-7 जगह इनके पदचिन्ह मौजूद हैं जहां चुनी हुई सरकार, जनादेश कुछ है और इन्होंने चुनी हुई सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, कर्नाटका की हो, पिछली वाली गोवा की हो, मणिपुर की हो, राज्यसभा चुनाव भी, चाहे अहमद पटेल साहब वाला चुनाव याद कर लीजिए, किस तरीके से एमएलए इधर से उधर घूमते रहे। तो हमको ये बाड़ाबंदी नहीं, देखिए अरुण शर्मा जी, जितना मेरी राजनीति की समझ है या जितने समय से हम राजनीति को देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई भी चीज बिना कंटेस्ट के नहीं होती। कॉन्टेस्ट तो होता है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में आपके प्रत्याशी को नहीं जीतना था लेकिन फिर भी आपने उतारा था। मेरे ख्याल से सियासत संभावनाओं का खेल है। बीजेपी भी कुछ संभावनाएं तलाशना चाहती होगी इसलिए उतारा गया और उसके बाद वही सब कुछ हुआ जो कि सियासत आजकल दिखाने लगी है। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया वो एक इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ ले जा रहा है। मित्तल साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमने कई प्रदेशों में बहुत से उठापटक और बहुत सी चीजों को बदलते बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन राजस्थान में आकर मामला बदल जा रहा है। अब या तो राजस्थान में ही कांग्रेस के पास कोई एक एडिशनल संजीवनी है या जड़ी बूटी है जो बीजेपी को रोक लेती है लेकिन बाकी जगह कांग्रेस को बीमार कर देती है, मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? सबले ना आपने जो सवाल पूछा है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि यहाँ अशोक गहलोत साहब जैसे एक बहुत चतुर पॉलिटिशियन और बहुत अनुभवी राजनीतिक हैं जो कांग्रेस की बागडोर को संभाले हुए हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि देश भर में, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में जो कांग्रेस की रणनीति है वो शायद राजस्थान से होकर गुजरती है। और राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि जब तक अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है तब तक शायद उनको जो भारतीय जनता पार्टी और प्रदेशों में करना चाहती है शायद वैसा उनको सफलता नहीं मिलेगी। और जहां तक सुभाष चंद्र साहब की बात है तो सुभाष चंद्र साहब को भी ये समझना चाहिए था कि ये हरियाणा नहीं है, ये राजस्थान है। हरियाणा में पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 14 वोट कांग्रेस के खारिज हो गए। कोशिश करें तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई और इसलिए कहीं पर चूक छूट गई, या बीजेपी के लिए सचमुच संभावनाएं थी? आप देखिए जो निर्दलीय लगभग बीजेपी की बैकग्राउंड के माने जाते हैं वो भी साथ आने को तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या सचमुच कोई संभावना खोज भी पाई थी बीजेपी? ये जो 13 निर्दलीय हैं इनमें से कुल दो ओम प्रकाश हुड्डा और सुरेश टाक ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के हैं, बाकी सारे के सारे कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए और ये दोनों जो विधायक हैं हमने देखा कि ये शुरू से ही मुख्यमंत्री के साथ हैं और इन्होंने अपना ये तर्क भी दिया है कि चूंकि हमको अपने विधानसभा क्षेत्रों का विकास करवाना है इसलिए हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री ने जो रणनीति बनाई भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोशिश करी कि सरकार को संकट में डालें, सरकार को एक बार फिर होटलों में जाने को मजबूर करें। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई वो अपने आप में सफल रही है। मैं उसको विफल नहीं मानता कि उन्होंने एक बार फिर सरकार को एक्सपोज किया कि आपको होटलों में रहना पड़ता है। स्वाभाविक है
कि उनको लगा कि शायद जब कांग्रेस में फूट है वो इस चुनाव के माध्यम से बाहर आ जाएगी, निर्दलीयों में जो नाराजगी है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बसपा के 4 विधायक रणथंभौर चले गए थे और वहां से जो राजेंद्र गुड़ा है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत बोलते हैं, मैं सारी इसके अंदर पृष्ठभूमि के अंदर ये देखता हूं कि ये सारी जो व्यवस्था थी वो पूर्व नियोजित थी और मुख्यमंत्री की शय पर सारी हो रही थी। मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि देखो साहब, जो नाराज लोग हैं उनको मैं ही क्या नाम से संभाल सकता हूं, मैं ही राजस्थान की राजनीति में मजबूत जोड़ है और ये टूटेगा नहीं। अगर मैं फेविकोल नहीं रहा तो फिर हो सकता है कि टूट हो जाए, तो फिर तो सीएम सफल रहे ना, फिर हम बीजेपी को इतना सफल क्यों मानकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मनीष पारीक जी, मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आपको पिछली बार लगा कि अंतरात्मा की आवाज होगी राज्यसभा चुनावों में, आपको इस बार लगा अंतरात्मा की आवाज होगी। अब या तो विधायकों ने या पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरों ने अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है, और या फिर यह है कि आपकी बात में दरअसल दम नहीं था, आप यूं ही थे। नहीं स्वप्निल, यूं ही तो कुछ नहीं होता है, हर चीज का रीजन होता है। और मैं समझता हूं कि जो मीडिया पर्सन है देश के प्रोमिनेंट, वो वहां पे जाना चाहते थे तो निश्चित तौर पर अवसर देने की बात थी। जो निर्दलीय विधायक हैं, अब दूसरी बात जो हुआ है अभी, ये कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है, ये गवर्नमेंट एक्सपोज हुई है कि किस तरह से आप जिसको फेविकोल का जोड़ बता रहे हैं वो एक जगह इकट्ठा करने की कवायद है, विधायकों की सुनी नहीं जाती है। अगर वोट डालने का नंबर आता है तो वो बाहर कोप भवन में बैठते हैं और फिर उनको कुछ लालच देकर वापस बुलाया जाता है। तो ये तो सब जी, लेकिन वो तो इसमें सफल होकर दिखा रहे हैं ना, आपको पिछली बार भी यही सब लगा था। जी, मेरा निवेदन, ये सत्ता, मैंने कहा ये फेविकॉल का जोड़ नहीं, सत्ता का जोड़ है, और सत्ता के जोड़ से क्या जोड़ बाकी हो रहे हैं। मनीष जी, तो दूसरी बात, जनता का वोट नहीं था। ये 13 में से 2 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो आपके बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। उन तक ने जब आज ये मीडिया के कैमरे पर कहा कि भाई अभी उनकी सरकार है और हमें इलाके में विकास करवाना है, इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि 1.5 साल बचे हैं चुनावों में, है ना। अगर 1.5 साल बचे तो एक, या तो उनको अपने दोबारा जीत की गुंजाइश नहीं दिख रही, दूसरा उनको हो सकता है ये लग रहा हो कि अगर आपके साथ जाए भी तो आप कोई टिकट का भरोसा तो उनको देने वाले नहीं है, और तीसरा उन्हें ये भी तो लग रहा हो सकता है कि हो सकता है 1.5 साल बाद आप आए ही नहीं। नहीं, मैं आपको निवेदन करूं, ये तो सभी कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा तरह से संभावना है वो ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, 3 मंत्री हटाने पड़े, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 रहा, बेरोजगार पूरे लंबित पड़े हुए हैं, जिन लोगों को वादे करे थे नौकरी के हुए नहीं। इसी तरह से जो बातें आप भूल नहीं सकते, वो सब बातें दुनिया में एक्सपोज करी है। हमने 33 आंदोलन चलाए हैं, उसमें 11 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि गांव गांव गली गली तक जी एक तीखा सवाल आप लेने के लिए तैयार है जी। एंटी इनकम्बेंसी जो है, नहीं, वही नहीं, तीखा सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस तीखे सवाल को एंटरटेन करेंगे प्लीज जी। तो मनीष जी मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में आपका जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो कुछ करिश्मा कर दिखाने को ललायित रहता है और कर दिखाता है। यूपी में आपकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ चमत्कार करने को ललायित रहता है, कर दिखाता है। लेकिन राजस्थान में ही आके आपका स्ट्रक्चर कोई चमत्कार दिखा नहीं पा रहा। नहीं लगता आपको कि राजस्थान बीजेपी अन्य राज्यों की बीजेपी की तरह नहीं है, बार बार हार का स्वाद चख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। दिस इज ऑल द नंबर गेम स्वप्निल। ये गणित इतनी निर्दयी है, ये भावनाएं नहीं देखती है, ये कमिटमेंट नहीं देखती है। जब संख्या ज्यादा है, यहाँ 71 विधायक हैं, वहां पे 2-4 कम रहते हैं तो वो हो जाता है। किंतु जब 13 लोगों को आप कन्विंस करने में सफल होंगे तो निश्चित तौर पर लालच दिया जाएगा। और आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया दुनिया के सामने कि उनसे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन अगर वोटिंग होती है तो उनको इकट्ठा करके लाया जाता है और योजना से ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारे काम हो जाएंगे, तो हमको वोट दे दो, वो मान भी जाते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि ये जनता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव विधायकों के बीच में था, विधायकों ने अपना जो भी कोई लाभ देखना था वो देखा, लेकिन जनता जो परेशान है उसमें कोई कमी नहीं आई है। मैं आपको निवेदन करूं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि व्हाट इज द जो रीजन है, वो ये वेलफेयर गवर्नमेंट का कारण क्या है? आप सरकार क्यों चला रहे हैं? ये वोट चुनाव जीतने के लिए कि एक राज्यसभा में मेंबर चला जाए, यहाँ आ जाए, वहां जाए, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं ओमिशन या कमीशन। तो मैंने आपको कहा राजस्थान में, मैं सबसे एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि पार्ट पर कई लोगों महिलाओं के उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अरुण शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, अब जो नाराजगी के स्वर उठे उनका ये कहना था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
और ये बात आज से नहीं होती है, ये बात उस दिन से चालू हो जाती है जिस दिन सीएम ने एक भीड़ के सामने पूछा कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसा देना पड़ता है। लोगों ने कहा हाँ साहब देना पड़ता है। तो बोले आप साहब हम नीति ले आएंगे, ठीक है। तो जब गांव लुटता है उसके बाद ही पुलिस क्यों पहुंच रही है? मैं आपसे देखिए, मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। आपके विधायक ही आपके गोविंद सिंह डोटासरा ही बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी के दिग्गज चेहरे पार्टी का बचाव करने नहीं उतरते, वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं। स्वप्निल, ऐसा है, ये जो हमारे मित्र हैं मनीष जी, उनको जागने का टाइम आ गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विशेष तौर पे पिछले 3.5 साल से इस आस में जी रही है कि ये सरकार गिरेगी। ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तब ये बात बहुत प्रचलित थी कि जो ही विस्तार होगा। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरे से बोलेंगे कि स्वप्निल आप अगली खबर ये बता सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ साहब मैं बता सकता हूं। लेकिन आपकी पार्टी की स्थिति तो ये थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा कोई बताने की स्थिति में नहीं था। इसके बावजूद भी आपके आश्वासन पर कुछ चेहरे मान जाएं और आपके पक्ष में मत दे दें, रूठे होने के बावजूद। ये तो करिश्मा ही कहेंगे ना, इसमें आपकी कोई क्वालिटी तो नजर नहीं आई। ये स्वप्निल, आप इसको करिश्मा एक्सप्लेन कर लें या कुछ मीडिया में ये भी बहुत पॉपुलर कहावत है कि अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, ये भी कहा जाता है। इसको तंत्र विद्या कह लें। मैं आपके लिए इसको बहुत सरल बना देता हूं। बताइए। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये सतत संवाद में विश्वास करते हैं। राजस्थान का कोई छोटा मोटा गांव भी ऐसा नहीं है जहां के 5 आदमियों को ये नाम से नहीं जानते हो। वही व्यवहार इनका अपने एमएलए और मिनिस्टरों के साथ रहता है। यहाँ किसी किस्म की ईगो नहीं है। मैं पिछली सरकार की या पार्टी की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वहां ईगो की वजह से कोई किरोड़ी लाल जी रूठ गए, कभी घनश्याम जी रूठ गए। यहाँ वो सिलसिला है नहीं। ईगो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप सुनिए मुख्यमंत्री आप कहा कि ये तो नकारा है, और ये तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन रहा। ईगो तो मानेसर हमने थोड़ी भेजे थे अरुण जी, वो जो मानेसर गए थे आप 19 आदमी, वो हम लेके नहीं गए थे। अरुण जी नहीं, एक क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहता हूं यहाँ पर। मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि 3-1 से इतर कोई नतीजे की पॉसिबिलिटी है लास्टली? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ अब ये परिणाम की घोषणा होना बाकी है। हाँ। तीनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो जीत रहे हैं वो जीतेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता है। आज हमने जिस तरीके से देखा कि मुख्यमंत्री खुद मतदान कक्ष में जाके बैठे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने सबके बैलेट पत्र देखे, जब इतनी तैयारी के साथ में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमने देखा है क्या नाम से आमेर के अंदर एक रात को इंटरनेट बंद कर दिया गया। हमने देखा कि आज बसों के अंदर ट्रैफिक जाम कर दिया गया। जयपुर के लोगों को परेशानी हुई। बीजेपी की तैयारियों को लेकर मैसेज अच्छा गया मित्तल साहब? हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल ये आप सबने ना, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
चुनाव में व्हीप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। इस बार चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक मतदाता वोट देंगे। मतदान और मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। The Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन विधायकों और सांसदों को चुना होता है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सांसद भी चुनाव में वोट डालते हैं। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद एनडीए उम्मीदवार थे, जिन्हें 65.35% वोट मिले थे। इस बार भी एनडीए इसे दोहराने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आजमाइश, जीत हार के दावे का दौर अब खत्म होने वाला है। शुक्रवार की शाम में ये तय हो जाएगा कि राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 उम्मीदवार कौन कौन हैं। हालांकि 3 चेहरे तो लगभग तय हैं, लेकिन असली सस्पेंस बना हुआ है चौथे चेहरे को लेकर। दरअसल चौथी सीट की लड़ाई कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच है। निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से क्रॉस वोटिंग के दावे हुए हैं, जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। वोट तो हरियाणा के अंदर जब राज्यसभा के चुनाव थे उसके के अंदर भी पहुंचे हुए थे। Myntra Indo Region Sale is back. Biggest deals are now revealed 11 to 16. तो परिणाम उल्टा है ना, तो इसलिए आप इंतजार कीजिए। ये कितनी खबरें आज तक इंतजार कीजिए कुछ दिनों तक। अच्छा, ये बताइएगा, तो इसका मतलब जो आपके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो इतिहास दोहरा देंगे फिर से? निश्चित रूप से क्यों नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस तो टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिलेगा। आंकड़े की नजर से देखें तो कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोट की जरूरत है, जबकि पार्टी 126 विधायक साथ होने का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास अगर 121 वोट भी होते हैं तो भी पार्टी 3 सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी को 41 और बाकी दोनों को 40-40 वोट भी मिले तो पार्टी की 3 सीटें पक्की हो सकती हैं। हालांकि इस गणित से दूसरी वरीयता के वोट का गणित गड़बड़ा सकता है। इसीलिए पार्टी तीनों प्रत्याशियों को कम से कम 41-41 वोट दिलवाकर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। और हमें इस बात का गर्व है कि पहले भी जब क्राइसिस आया था तब भी एकजुट रहे थे, जबकि लोग लालच कितने दिए गए थे, मैं बार क्या बोलूं। तो जब वो जो सरकार बचाने में जब साथ थे और कोई लोग लालच में आए नहीं, जबकि करोड़ों में बात हो रही थी, तो ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है, तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे। कांग्रेस हालांकि अभी तक नाराज विधायकों को साधने में कामयाब रही है, लेकिन उलटफेर की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। कांग्रेस की निर्वाचन आयोग में शिकायत के आधार पर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अब भी कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायकों को जारी व्हिप से भी कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीटीपी के अध्यक्ष ने विधायकों को राजस्थान चुनाव से दूर रहने को कहा है। वोटिंग में भाग नहीं लेने